हाँ तो देखो, मशीन टू ओवरव्यू है। ओवरव्यू कहने का मतलब सिलेबस का ओवरव्यू हम लोग बात करेंगे, डबल ई ट्रिपल ई दोनों ब्रांच के लिए। जहां पे भी वर्ड आता है टू लिखा हुआ, सबसे पहले सवाल यही स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर वन हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो क्या टू में हमको दिक्कत होगा या नहीं होगा। आता है यही डाउट सबके दिमाग में। तो मशीन वन और मशीन टू दोनों अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। हाँ, एक होता है बेसिक्स, बेसिक्स पता होना चाहिए। अब बेसिक्स यूज होता है मशीन वन में भी, बेसिक्स यूज होता है मशीन टू में भी। और ये बेसिक्स है क्या, तो ये मशीन के अलावा जैसे नेटवर्क थ्योरी का कुछ पार्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट, अभी हम तुम लोग को बताएंगे कि क्या बेसिक जरूरत है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि मशीन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम मशीन टू से पहले थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए मशीन वन का डिस्कस करते हैं। मशीन वन में तुम लोग क्या क्या पढ़े होगे। सबसे पहले तुम लोग पढ़े थे डीसी जनरेटर, उसके बाद तुम लोग पढ़े होगे ट्रांसफार्मर, उसके ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, इतना चीज हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं क्या। ऑटो ट्रांसफार्मर। हाँ, वो ट्रांसफार्मर में ही आ गया, इसका नाम दे दो ट्रांसफार्मर। डीसी मोटर। मोटर। ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉरी यहाँ पे डीसी जनरेटर लिख दिया क्या। ये मोटर डीसी मशीन होगा सर। और यहाँ पे ये जनरेटर होगा और ये मोटर होगा। ठीक है, तो तुम लोग को, सॉरी ये मशीन वन है ना, इतना देख रहे हैं। हाँ, तो फाइनली तुम लोग को ये तो पता चल गया होगा ट्रांसफार्मर इज नॉट ए मशीन, बट फिर भी हम लोग उसको मशीन में पढ़ते हैं। क्यों, क्या ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल पार्ट्स है जो रोटेट करता है। नो सर। नो नहीं सर। करता, इसी के लिए ट्रांसफार्मर को बोला जाता है स्टैटिक डिवाइस। तुम लोग जब भी पढ़े होगे तो तुम लोग को यहाँ पे स्पेसिफिकल, मतलब देखो इंटरव्यू में सबसे पहले जाओगे तो पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर मशीन है क्या, तो उस टाइम में तुम लोग हाँ भी नहीं बोल सकते हो, ना भी नहीं बोल सकते हो। हाँ बोलोगे तो बोलेगा कि कोई रोटेटिंग पार्ट है तो बताओ, ना बोलोगे तो बोलोगे मशीन किसमें पढ़े थे ट्रांसफार्मर, तो बोलोगे मशीन में। तो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है। और इंटरव्यू में हमेशा कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कोई करेक्ट आंसर हो चाहे नहीं हो, तुम लोग में चेक किया जाता है कि तुम लोग उसको कैसे अप्रोच ले रहे हो। तो तुम लोग को सिंपली बोलना है ट्रांसफार्मर obeys द लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मतलब एक म्यूचुअल सर्किट इंडेक्स से, नहीं बोल सकते हैं उसे। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, जो कि फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को। इसी के चलते हम लोग इसको, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसी के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक डिवाइस। काम ये सारा मशीन जैसा करता है बट ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसी के लिए हम लोग इसमें स्टैटिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, म्यूट कर लो तुम लोग अपने आप को। ठीक है, और अगर चलिए ठीक है, मतलब इसमें बात कर लिया हम लोग कि ये स्टैटिक है, अब ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक है क्या, तो इसको हम लोग नाम देते हैं डायनामिक। अब एक बात तो समझ में आ गया, सर इसको स्टैटिक इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता था। इसको डायनामिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स होता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये कौन सा होगा, क्या वो स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा। सिम, डायनेमिक। सिंपल सा बात है, जहां पे रोटेशन आ गया वो डायनामिक होगा, तो सारा का सारा डायनामिक होगा। जहां पे भी वर्ड आता है डायनामिक और स्टैटिक, तो तुम लोग पढ़े होगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रिलेटिव मोशन वर्ड वहां पे था और टाइम वेरिएंट वर्ड था, दो अलग अलग वर्ड था। टाइम वेरिएंट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर से लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये डेफिनेशन था फॉर ट्रांसफार्मर। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को हल्का हल्का। यस यस सर। सर। और तुम लोग यस डीसी सर। मशीन में जब तुम लोग पढ़ रहे होगे फैराडेज लॉ, तो उसमें ये बोला जाता है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रहा है, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में। ऐसा कुछ डेफिनेशन पढ़ते थे, वहां पे टाइम वेरिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, है कि नहीं डीसी मशीन में। यस
Yes, अब sir. हम लोग बात करेंगे sir. कि इंडक्शन मशीन में क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है। क्योंकि मशीन जो होता है, मशीन तीन तरह का होता है, डीसी और सबसे पहला तो बेसिकली मशीन दो तरह का होता है, डीसी और एसी। डीसी अलग हो गया, डीसी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग डीसी से ही हुआ है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में डीसी का यूज अब बहुत कम रह गया है। जहाँ पे भी डीसी मोटर या फिर डीसी का एप्लीकेशन था, सबको जो है हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हुआ, थ्री फेज हुआ, ये सारा चीज रिप्लेस कर गया। मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मोटर का बात करें तो वो इंडक्शन मोटर बहुत फेमस है, और अगर जनरेटर का बात करें तो सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था कहानी तुम लोग का मशीन वन में। अब मशीन वन में तुम लोग क्या क्या पढ़े होगे बेसिक्स। तो सबसे पहला बेसिक्स पढ़े होगे ओम्स लॉ, बिना ओम्स लॉ के तो अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा तुम लोग पढ़े होगे फैराडेज लॉ। फिर तीसरा तुम लोग पढ़े होगे लेंज लॉ। फिर तुम लोग पढ़े होगे केवीएल केसीएल, तो खैर वो सब जरूरी है ही, केवीएल एंड केसीएल। उसके बाद तुम लोग राइट हैंड थंब रूल, पूरा ही लिख देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तुम लोग का ऐसा फील होता होगा कि सर इतना सारा है, मतलब हमको तो मतलब कंफ्यूजन बना रहता है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। फिर तुम लोग सुने होंगे फ्लेमिंग्स का रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ये सब तुम लोग ऑलरेडी फैमिलियर होगे, बट ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि ये बेसिक्स जो है ये मशीन वन में भी जरूरत पड़ेगा और मशीन टू में भी जरूरत पड़ेगा, राइट हैंड रूल। तो ये सारा चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब तुम लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एक टर्म इंट्रोड्यूस होता था रिलक्टेंस, या फिर मैग्नेटिक सर्किट्स जो चैप्टर था, वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैग्नेटिक सर्किट्स, जिसमें हम Yes, लोग बात करते थे रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस अच्छा है कि खराब है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या मतलब सिमिलरिटी है, एनालॉजी, वो सब हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अगर तुम लोग के पास उसका कुछ नोट्स है या फिर कुछ कुछ भी है तो वो जरूर देख लेना, या फिर जो हमारा एक क्लास हुआ था उसमें जो भी रिकॉर्डेड होगा उसका हम ट्राई करेंगे तुम लोग को अवेलेबल करा देने का। ठीक है, सो दैट कि तुम लोग बेसिक्स वहां से देख पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वर्ड तुम लोग देख पा रहे हो थ्री फेज, और यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हो तुम लोग सिंगल फेज। इसका मतलब हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थ्री फेज सर्किट्स का और सिंगल फेज सर्किट्स का। सिंगल फेज सर्किट का अंडरस्टैंडिंग सबको अच्छा होता है क्योंकि ये सिंगल फेज है, पावर V इंटू आई। थ्री फेज में इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्शन आ जाता है, एक स्टार और एक डेल्टा। अगर सिर्फ एक कनेक्शन होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सिंगल फेज में V इंटू आई होता है, थ्री फेज में थ्री इंटू V इंटू आई हो जाता है। बट यहाँ स्टार और डेल्टा के चक्कर में जो है हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ता है कि स्टार होगा तो VL इज इक्वल टू रूट थ्री वी फेज हो जाएगा, डेल्टा होगा तो IL इज इक्वल टू रूट थ्री आई फेज हो जाएगा। बस वही सब हम लोग को कुछ बेसिक बेसिक चीज याद रखना है। बाकी अगर फेज के टर्म में याद करें तो पावर बहुत ईजी है, लाइन में करें तो फिर फेज और लाइन का रिलेशन पता होना चाहिए। तो थ्री फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग पावर सिस्टम वन पढ़े होगे, पावर सिस्टम वन में तुम लोग ये देखे होगे, पावर सिस्टम वन डबल ई ट्रिपल ई दोनों का था। हाँ, पावर सिस्टम वन yes, sir. दोनों का था। Yes, sir. पावर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कौन करता है, मशीन मोटर करता है या फिर जनरेटर करता है, Generator. जनरेटर Generator. करता है। जनरेटर सर। अब जनरेटर हमारा सिंगल फेज करता था या थ्री फेज करता था, कुछ याद आ रहा है तो तुम लोग रिमाइंड करो। थ्री फेज। थ्री फेज जनरेशन Three होता है, phase, sir. मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो थ्री फेज होता है। इसका मतलब हम लोग थ्री फेज जनरेटर पढ़ने वाले हैं, मशीन वन में भी पढ़े, मशीन टू में भी पढ़े। मशीन वन में हम लोग स्टैटिक में पढ़े ट्रांसफार्मर में थ्री फेज के बारे में, तो थ्री फेज मशीन वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन सिंगल फेज होता है क्योंकि डीसी में तो कोई फेज होता नहीं है ना, एक ही फेज होता है डीसी में। तो हम लोग यहाँ पे जब मशीन टू, अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और मशीन टू का बात करेंगे, तो अब हमारा पावर सिस्टम में जो अल्टरनेटर लगा था वही थ्री फेज जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है हमारा जनरेटर कौन से फेज में होगा,
थ्री फेज होगा। इसी के लिए हमारा जो जनरेटर होता है वो थ्री फेज जनरेटर होता है। अब वर्ड आ जाएगा अगर थ्री फेज, तो थ्री फेज को तो समझना बहुत जरूरत है ना। थ्री फेज से हम लोग भाग नहीं सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर थ्री फेज हमको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो तुम लोग उसको ट्राई करो समझने का। और अगर तुम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो तुम हम लोग को हमको बोलो, एक दिन हम क्लास ले लेंगे। लेकिन थ्री फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मशीन हम लोग कोई भी पढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर से। तुम लोग कॉलेज में भी पढ़ोगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, तुम लोग को इस बात का फील होगा कि हम लोग को हेडिंग दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। बट वो तो बेस है ना, वो तो बेस है ही नहीं ना। बेस तो हम लोग का ये सब है ना। ये अगर पैराडेज लॉ नहीं पता है तो फिर तो वो वहां पे, हाँ ठीक है समझ जाएंगे, बट ये पता होगा तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग एक बेसिक बनाते हुए पढ़ेंगे। अच्छा, हम एक यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सर जनरेशन कितना वोल्टेज में, चला गया, कितना वोल्ट में जनरेशन होता है। देखो 11 केवी में जनरेशन होता है जो कि लाइन वोल्टेज होता है। अगर फेज में देखोगे तो 11 डिवाइडेड बाई रूट थ्री कर लेना। 11 डिवाइडेड बाई रूट थ्री का वैल्यू 6.6 आता है। ठीक है, यस सर। आई होप तुम लोग बहुत कोई थर्मल पावर प्लांट या फिर कोई भी पावर प्लांट में किए होगे ट्रेनिंग, तो तुम लोग को वहां पे ये सब क्वेश्चन अराइज हुआ होगा और तुम लोग पूछे यस होगे और सर, ये सब क्लियर क्वेश्चन किए होगे। अराइज हुआ था सर। और ये यस सब सर। वहां पे तुम लोग को पता चला होगा कि कैसे क्या होता है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मेन पर्पस यही होता है कि जो तुम लोग मशीन पढ़ रहे हो और जो तुम लोग मशीन देखोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है और तुम लोग समझ पाओ। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो कहाँ पे लगा होता है, कैसे लगा होता है, वो नहीं पता रहता हम लोग को। तो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या मैसेज सब आ रहा है सर, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना सर एग्जाम से पहले। सर वाई वन फेज एंड थ्री फेज, वाई नॉट टू फेज और अदर। देखो उसके पीछे रीजन है। थ्री फेज हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट पावर मिलता है और हम सारा खेल पावर का ही है, तो इसी के लिए हम लोग थ्री फेज में जाते हैं। हाँ, सिक्स फेज मल्टीपल ऑफ थ्री अच्छा है। थ्री अच्छा है, फिर सिक्स अच्छा होगा, फिर नाइन अच्छा होगा। लेकिन हम लोग सिक्स में क्यों जाएं? हम लोग का कंडक्टर बढ़ता है ना। तीन वायर में सोच लो जितना पैसा लगेगा उसका डबल लगेगा सिक्स वायर में, आउटपुट डबल नहीं होता है। बट सिंगल और ट्रिपल में आउटपुट ट्रिपल हो जाता है और हम लोग का सिंगल फ्लक्चुएशन मिलता है और थ्री फेज हमारा कांस्टेंट पावर देता है। तो इसी के लिए हम लोग थ्री फेज को ही कंसीडर करते हैं। और ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा का डाउट है तो फिर देखो प्लानिंग इस बार हम बहुत अच्छे से किए हैं। सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट होगा। हो सकता है सिलेबस पहले होकर के हम लोग रिवाइज कर ले दोबारा, तो उसके लिए वरी मत करो। और ऐसे भी तुम लोग का जनवरी में तो एग्जाम नहीं होना है ना। जब होगा मतलब तुम लोग का तो फरवरी में ही होगा। तो जनवरी 20 डेडलाइन मान लो और जनवरी 15 को ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। तो ये था कहानी अभी तक का हम लोग का मशीन वन का। अब हम लोग बात करते हैं मशीन टू, जो कि हम लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं। तुम लोग काफी मतलब होप के साथ आए होगे। मशीन टू, ठीक है। मशीन टू सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो हम लोग पढ़ते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट्स है, वो सब हम लोग इसमें जानेंगे। फिर मोटर है। अच्छा ये बताओ, जनरेटर और मोटर कोई भी चीज हो, हम लोग हमेशा हमारा फोकस आउटपुट पे होता है। अगर मोटर है तो मोटर का आउटपुट क्या होता है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। कहने का मतलब रोटेशन। यस सर। रोटेशन कहने का मतलब इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्पीड से, है कि नहीं। इसी के लिए हम लोग मोटर जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग उस पे स्पीड पे फोकस रखते हैं, स्पीड। और जब भी हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे, जनरेटर का आउटपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। 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 इलेक्ट्रिकल में हम लोग हमेशा जब भी बोलेंगे करंट हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि करंट एक पार्ट पावर। कंप्लीट होता है तब मतलब एक सर्किट कंप्लीट होता है तब जाकर के करंट फ्लो होता है। हम लोग इसमें बोलेंगे ईएमएफ। ईएमएफ कहने का मतलब वोल्टेज। हम लोग इसमें जब भी बात करेंगे जनरेटर में, हम लोग इसका वोल्टेज पे बात करेंगे। इसी के लिए एक चीज तुम लोग नोटिस करना कि मोटर में तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो स्पीड कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हम लोग को आउटपुट को कंट्रोल करना है। आउटपुट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन।
ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तुम लोग, हो सकता है तुम लोग के दिमाग में आता कि सर मोटर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन क्यों नहीं पढ़ते हैं, सर जनरेटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल क्यों नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है तुम लोग के दिमाग में ये आएगा, क्योंकि देखो Yes, जब sir. हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको कुछ नहीं पता था कि मोटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है। बट मोटर का काम स्पेसिफिक है, वो चीजों को घुमाता है, मैकेनिकल आउटपुट देता है। जनरेटर का काम है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। इलेक्ट्रिकल हम लोग को किससे मतलब है, हम लोग को इनपुट से मतलब है या आउटपुट से मतलब है? कोई तुम लोग से, जैसे सपोज करो आउटपुट। एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग एडमिशन लिए डिप्लोमा में, चाहे तुम लोग इलेक्ट्रिकल अभी लिए हो या कोई सिविल लिया होगा या फिर कोई मैकेनिकल लिया होगा, अगर किसी का जॉब लग जाएगा, सपोज करो एक घर से दो लोग थे, एक मैकेनिकल लिया एक इलेक्ट्रिकल लिया, मैकेनिकल वाला का जॉब लग गया, इलेक्ट्रिकल वाला का नहीं लगा, लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल ब्रांच अच्छा नहीं होता है, मैकेनिकल बहुत अच्छा है। बट उसी जगह किसी दूसरे घर में एक इलेक्ट्रिकल वाले को जॉब लग गया, एक मैकेनिकल वाले को जॉब नहीं लगा, तो क्या बोलेंगे वहां पे? इलेक्ट्रिकल वाला अच्छा ब्रांच है, मैकेनिकल वाला ब्रांच अच्छा नहीं। इसका मतलब सिंपल है, आउटपुट मैटर करता है हमारे लिए। कहीं पे भी हम लोग चले जाएंगे लाइफ में, हम लोग को चाहे वो मशीन हो चाहे फिर वो हमारा लाइफ हो, कहीं पे भी आउटपुट मैटर करता है। मोटर का आउटपुट क्या है तो हम लोग को पता है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड। ज्यादा चाहिए कम चाहिए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल। जनरेटर में क्या है आउटपुट? वोल्टेज। वोल्टेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तुम लोग पढ़े होगे पावर सिस्टम 1 में कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन मोर देन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ एक लिमिट होता है। तो वो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर क्या है, कैसे है? अब देखो सबसे पहले होता क्या है, सपोज करो ये एक मोटर है, ठीक है, इसका शाफ्ट है, यहाँ से हम लोग सप्लाई दे दिए, 3 फेज सप्लाई हम लोग दे दिए। अब ये क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यस सर। सपोज करो तुम लोग हाथ से, इमेजिन करो हम लोग हाथ से उसको जोर से पकड़ लिए, तो वो क्या करेगा? झटका देने का कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे झटका देगा, बट तुम पकड़े हो उसको। तो जो Yes, sir. झटका देता है उसी को नाम दिया जाता है टॉर्क। अगर कोई मोटर का टॉर्क ज्यादा है मतलब वो ज्यादा झटका देगा, अगर कोई मोटर का टॉर्क कम है मतलब वो कम झटका देगा। समझ आया? यस सर। अगर एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग रोटर को पकड़े हुए हैं, सप्लाई उधर से दे दिए, मैकेनिकल है मतलब वो घूमना स्टार्ट होगा, हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं घूमने दे, हम लोग उसको पकड़े रहेंगे। अगर तो वो रोटर जो है ट्राई करेगा बहुत घुमाने का, मेरे हाथ को एकदम मतलब ट्राई करेगा रोटेट कर देने का, तुम लोग फील ले पा रहे हो ना? फील लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बस ऐसे ही हो जाएगा। Yes, sir. टॉर्क का मतलब ये होता है, जिस मोटर का, तुम लोग सुने होंगे कोई कोई मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहने का मतलब क्या है कि उसको तुम लोग पकड़े होगे जब उसका रोटर को, तो तुम लोग को फील हो पाएगा कि वो बहुत ज्यादा झटका दे रहा है, हम लोग को बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए। बट उसी जगह कोई लो स्टार्टिंग टॉर्क या फिर लो टॉर्क वाला तुम लोग मोटर को पकड़ोगे, तो तुम लोग को ऐसा फील होगा क्या कि इसमें उतना नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब झटका दे रहा है बट हम पकड़ ले रहे हैं। तो वही डिफरेंस होता है स्टार्टिंग टॉर्क। इसी के लिए हम लोग, जो भी तुम लोग जैसे डीसी मशीन तुम लोग अभी पढ़े होगे, थोड़ा बहुत तुम लोग को अगर याद आ रहा होगा तो तुम लोग सुने होगे कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। कितने लोग को याद आ रहा है ये सब यस सर। स्टेटमेंट? इसका मतलब कहीं पे भी हम लोग को अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला अगर एप्लीकेशन चाहिए तो फिर हम लोग वहां पे डीसी सीरीज मोटर लगाते हैं, जो कि पहले के टाइम पे, आज के डेट में नहीं बोलेंगे, पहले के टाइम पे हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम था, जो ट्रेन चलता था, उसमें डीसी सीरीज मोटर लगा होता था। बट आज के डेट में आज के डेट में बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का यूज हो रहा है। अब सारा चीज इंडक्शन मोटर से रिप्लेस हो गया। क्यों ऐसा हुआ है सर? जब डीसी मोटर था तो हम लोग क्यों इंडक्शन मोटर में जा रहे हैं? क्योंकि डीसी मोटर जो है उसमें तुम लोग वहां पे देखे होगे ब्रशेस का प्रॉब्लम है, स्पार्क का प्रॉब्लम है, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। बट जब तुम लोग देखोगे उसी चीज को जब हम लोग यहाँ पे इंडक्शन मोटर में आ जाते हैं तो कुछ जरूरत नहीं है, सिंपली दोनों साइड शॉर्ट कर दो, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है? नेट का जरूरत नहीं। क्या ब्रशेस का भी जरूरत नहीं है, फिर हम लोग का कम्यूटेशन का भी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। तो देखो सिंपल सा बात है, कम्यूटेशन लगाओगे दाम बढ़ेगा ना, फिर तुम लोग ब्रशेस लगाओगे और दाम बढ़ेगा, ब्रशेस घिसेगा, चेंज करना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट और महंगा पड़ेगा। तो महंगा चीज और सस्ता चीज
हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ से तुमको रांची जाना है, या मतलब अपने घर से तुम लोग एग्जाम्पल लो, तुम लोग को एक बस से भेजेंगे 5,000 रुपया भाड़ा रहेगा, और दूसरे बस से भेजेंगे 400 रुपया भाड़ा रहेगा। दोनों सेम टाइम पे पहुंचाएगा, सारा फंक्शन सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हो सकता है 5,000 वाले में तुम लोग को ऐसा फील हो कोई ठीक है, मतलब इसमें बहुत मेहनत है, तो फिर किस में तुम लोग प्रेफर करोगे? ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग वही 400। वही चीज हमारा डीसी और एसी में है। डीसी सीरीज मोटर में बिल्कुल सारा जो जो भी डिमेरिट्स था या फिर जो भी मेरिट्स था, सिंगल जो हमारा इंडक्शन मोटर जो आया, वो सारा चीज एडवांटेज लेकर के आया, और उसका हम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा लिया। तो डीसी सीरीज मतलब डीसी मशीन का कहानी ही खत्म हो गया, बट हम लोग का ओरिजिन वही है मशीन पढ़ने का। तो फिर हम लोग उसमें जो है मशीन को भी हम लोग पढ़ते हैं, डीसी मशीन को भी, ठीक है, क्योंकि वहीं से हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो अब देखो, स्पीड कंट्रोल हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सप्लाई देंगे। तो होता क्या है, जैसे तुम लोग नोटिस किए होंगे, जिसके जिसके घर में मोटर है, मोटर कितने लोग ऑन किए हैं सुबह में? देखो, जो भी मोटर ऑन किए होगे तुम लोग अपने घर में, तुम लोग इस बात को नोटिस किए होगे कि मोटर जब ऑन होता है तो वोल्टेज में एक डिप आता है, हल्का सा फ्लक्चुएशन यस होता है। तुम सर। लोग अगर यस नोटिस यस नहीं सर किए सर। होता है होगे, सर। नोटिस नहीं यस किए सर। होगे तो कल या एक दो दिन में नोटिस करना। उसमें क्या होता है, वो करंट जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा करंट जो है उसको लेता है, जो कि हमारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसको हम लोग बचाने के लिए, या फिर हो सकता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो, तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं स्टार्टिंग मेथड्स। स्टार्टर। स्टार्टिंग मेथड्स, हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको स्टार्टर्स भी नाम दे सकते हैं, जिसमें DOL स्टार्टर आता है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, मतलब तरह तरह का जो भी स्टार्टर है, लिस्ट ऑफ स्टार्टर है, उसको हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ सबसे ड्यूल स्टार्टर ही यूज करते हैं ना सर? DOL, हाँ बिल्कुल। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, मोटर है, सबसे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है स्पीड कंट्रोल। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोटर तुम लोग कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू में, तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल पूछेंगे ही पूछेंगे। ये था कहानी हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जो कि चैप्टर 1 था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब हमारा चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि तुम लोग का यहाँ पे लिखा होगा सिलेबस में, कहाँ गया? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। 3 फेज अल्टरनेटर, ओके सर। 3 फेज अल्टरनेटर। देखो, ये अल्टरनेटर कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। अब इंटरव्यू में यहाँ पे सबसे फेमस क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस जनरेटर ना बोल करके अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं, पूछेगा ही पूछेगा इंटरव्यूअर। अब इसमें कुछ भी आंसर इसका ऐसा नहीं है कि ये आंसर परफेक्ट है, यही बोलना है तुम लोग को। तुम लोग को कन्विंसिंग आंसर देना है कि सर अल्टरनेटर मतलब होता है कि एसी का जनरेशन होता है, इसी के लिए जो कि अल्टरनेट होता रहता है, इसी के लिए हम लोग इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। जनरेटर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग डीसी में जनरेटर नाम इसलिए देते थे क्योंकि वहां पे परमानेंट मैग्नेट लगे रहते थे, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई रोल नहीं रहता था। तो जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट को जनरेटर का नाम दिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को जनरेटर ट्राई करेंगे नहीं देने का। तो इसी के लिए हम लोग अल्टरनेटर, यहाँ एसी जनरेट होता है, इसी के लिए हम लोग इसको अल्टरनेटर बोलेंगे। चाहे अल्टरनेटर बोले चाहे सिंक्रोनस जनरेटर बोले, बात हम लोग एक ही चीज का करते हैं, बोथ रिप्रेजेंट सिंगल यूनिट, ये भी बोल सकते हो। अगर तुम लोग को मोर कन्विंसिंग आंसर देना है तो तुम लोग सिंपल बोल सकते हो, सर मेरा घर का नाम छोटू भी है और मेरा मतलब नाम ये है XYZ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो अलग अलग इंसान हैं हम लोग एक ही, कोई हमको छोटू बोलता है, कोई हमको XYZ जो भी नाम है उससे बोलता है। इस तरह से तुम लोग इम्प्रेसिंग, मतलब इम्प्रेसिव वाला जो है, मतलब माहौल तुम लोग क्रिएट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ, अगर कोई बोल दोगे कि नहीं सर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, तो वहीं पे गलत हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग को थोड़ा सा सर ध्यान आप देना है। डीसी वाले का क्या बोले, जनरेटर जिसमें यूज करते हैं? डीसी जनरेटर में हम लोग वहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कर सकते हैं, बट हम लोग वहां पे नॉर्मल
देखो डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर में हम लोग मेन देखो तीन चीज होता है जनरेटर में। सबसे पहला क्या होता है, फ्लक्स। दूसरा क्या होता है, मोशन। तब तो जनरेटर है, जनरेटर में कौन सा रूल यूज होता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड सर, राइट हैंड। राइट हैंड होता राइट है, हैंड। राइट हैंड होता है। अब ये राइट हैंड क्या बोलता है, तो राइट हैंड ये बोलता है, राइट हैंड बनाए कैसे, ऐसे ही है, जिसमें ये क्या है, तो ये Yes, sir. फ्लक्स है बी, और ये क्या है, तो ये डायरेक्शन मोशन ऑफ है, मोशन। Direction of motion. और ये क्या बताता है, तो इंड्यूस्ड करंट। करंट। ये हम लोग को पता चलता है इससे। इसका मतलब क्या है, मोशन जरूरी है और फ्लक्स जरूरी है। अब ये फ्लक्स आएगा कैसे, या तो इसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते हैं, या तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ डीसी सप्लाई यूज करते हैं। यस एसी सप्लाई नहीं, अगर एसी सप्लाई करेंगे तो फिर वो हमारा हो जाएगा अल्टरनेटिंग, जो कि हम लोग नॉर्मली एसी सप्लाई कहीं पे यूज नहीं करते हैं। बट हमारा स्टार्टिंग डीसी जनरेटर से हुआ था, तो हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, जनरेटर। तो हमारा जो अल्टरनेटर है उसमें हमारा जनरेट ही होता है अल्टरनेटर, इस टाइप से अल्टरनेट। इसी के लिए हम लोग इसका नाम अल्टरनेटर रख दिया, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, अब देखो इसी जगह बात आ गया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, तो लेफ्ट हैंड रूल भी हम तुम लोग को समझा देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हाथ बना लेते हैं, लेफ्ट, ऐसे ही होगा। देखो इसमें इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रहता है, तो बी हमारे पास अवेलेबल रहता है, और हमारे पास आई ये अवेलेबल रहता है। ये हम लोग को रिक्वायर्ड होता है मोशन, यही पता चलता है ना हमारा लेफ्ट हैंड रूल से। यस। Yes, sir. बी हम लोग Yes, को sir. नोन रहता है, आई हम लोग को नोन रहता है, मोशन। देखो एक चीज तुम लोग यहाँ दोनों में से नोटिस कर पा रहे होगे कि दोनों केस में बी हम लोग को पता रहता है, चाहे फिर वो जनरेटर हो चाहे फिर वो मोटर हो। तो ये बी Yes, sir. आता कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के लिए मैग्नेटिक सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तुम लोग को एक स्टेटमेंट बताए थे, जहाँ पे करंट आएगा वहां पे फ्लक्स आएगा, जहाँ पे फ्लक्स आएगा वहां पे करंट आएगा, मतलब आपस में एक दूसरे से ये सारे रिलेटेड हैं। ये आई आएगा तो फ्लक्स आएगा, ये क्यों बोले थे, क्योंकि अगर हम लोग करंट कैरिंग कॉइल अगर हम लोग कहीं पे भी ले जाते हैं, जैसे सपोज करो इनटू द बोर्ड क्रॉस होता है, अगर ये करंट है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, ऐसे फ्लक्स। उसी तरह से यहाँ पे डॉट, ये फ्लक्स का डायरेक्शन फाई। तो ये सारा चीज तुम लोग को आर्मेचर रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगे, वहां पे यूज होता है। सिंक्रोनस मशीन में भी, जैसे सिंक्रोनस अल्टरनेटर मतलब जनरेटर जो है, यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर जो कि अल्टरनेटर है, उसमें भी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे। तो तुम लोग डीसी मशीन को जो रिलेट कर लोगे, दोनों का आर्मेचर रिएक्शन सेम है ऑलमोस्ट। हाँ डीसी में हम लोग पावर फैक्टर का कोई बात नहीं करते हैं। डीसी में हम लोग पावर फैक्टर का बात करते हैं क्या? नो सर। डीसी में हम लोग पावर फैक्टर का बात बिल्कुल भी नहीं करते। पावर फैक्टर का रोल प्ले होता है एसी में। एसी में होता है तो एसी में पावर फैक्टर तीन तरह का होता है। पावर फैक्टर, तीन तरह का होता है सर, पावर फैक्टर यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग। उसमें भी अगर यूनिटी है तो cos फाई का वैल्यू 1। 1, 1 होता है। अगर लैगिंग है तो 1 से कम और Less than. मतलब लेस देन 1 बोल सकते हैं, cos फाई लेस देन 1। इसका मतलब इसमें एक तो लेस देन 1 बनता है बट नॉट इक्वल्स टू 0, बट यस सर। cos फाई नॉट इक्वल्स टू 0, एक बनता है cos फाई इज इक्वल्स टू 0। लीडिंग में cos फाई लेस देन 1 बट नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक Greater क्या than बनता है, 1.
cos phi नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। माइनस में। नहीं, हमेशा जो है कॉस का वैल्यू जो है लेस देन 1 ही होता है, ठीक है, माइनस उनस नहीं होता है। वो हम लोग जब वैल्यू निकालते हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उसके बेसिस पे बात करते हैं लीडिंग या लैगिंग। और यस पावर सर। फैक्टर का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, प्रैक्टिकल जो मशीन होगा उसका, Yes. ठीक है। तो देखो एक चीज हो गया, ये जो है लैगिंग, ये हो गया इसके लिए, ये जो लीडिंग हो गया ये हो गया इसके लिए। बट जीरो के लिए जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जेड पी एफ लैगिंग। क्यों जेड पी एफ बोल रहे हैं? क्योंकि जीरो पावर फैक्टर, यहाँ पावर फैक्टर क्या है? जीरो है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इसी के लिए इसको हम लोग जेड पी एफ लीडिंग बोलेंगे। तो तुम लोग को अगर कहीं पे वर्ड दिख जाए कि जेड पी एफ लीडिंग या जेड पी एफ लैगिंग, तो तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ आया होगा कि क्या है कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज अल्टरनेटर में कि क्या है, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कौन से पावर प्लांट में, मतलब टाइप क्या क्या है। दो तरह का होता है, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो वो यस सारा सर। चीज हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखो ये आउटपुट है, आउटपुट में हम लोग को सबसे ध्यान होता है क्या, अभी हम बताए थे आउटपुट इसका क्या होता है, तो वोल्टेज। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, तो वोल्टेज रेगुलेशन। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का तरीका, जो कि तरह तरह का मेथड है, जो कि हम लोग का जैसे इम्पिडेंस मेथड होता है, फिर हम लोग का एमएमएफ मेथड होता है, फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड एक होता है मेथड। तो जो हमारे सिलेबस में हम लोग उतना हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना चीज हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटर में। हाँ, जिस तरह से तुम लोग फेजर डायग्राम देखे होगे ट्रांसफार्मर का, उसी तरह से हम लोग अल्टरनेटर का, और इसमें फेजर डायग्राम बहुत बनता है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम समझने के लिए तुम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट पता होना चाहिए। कि जैसे हम अगर आरसी सर्किट बोल रहे हैं, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो करंट इधर कहीं पे लाई करेगा। अगर हम ऐसा बनाते हैं और किसी को कंफ्यूज हो जाता है तो फिर दिक्कत है। आरसी सर्किट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए सब कोई आरएल जरूर देख करके आना, ठीक है। और देखो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर तुम लोग को कंफ्यूजन होता होगा, तो उसके लिए हम एक ट्रिक तुम लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग लिखो जनरेटर, कितना आर आया? 2 आया। और साइड में लिखो मोटर, कितना आर आया? 1 आर आया। Yes, sir. शॉर्टकट में लिखो फ्लेमिंग राइट, यहाँ पे मत लिखो, इधर बीच में लिखो, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। मैच कर लो आर को, ये आर, ये आर, ये आर, ये चला जाएगा इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ। कभी भूलोगे ऐसे याद रखोगे तो? No, sir. तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। तो ये कहानी था हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर का। देखो पूरा मशीन 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और थ्री फेज अल्टरनेटर है। ये दोनों अगर समझ गए तो बाकी सारा चीज हम लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है हम लोग को पढ़ना है। वाइडली जो यूज होता है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है और थ्री फेज अल्टरनेटर होता है। बाकी थर्ड चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। मोटर और जनरेटर में बस इतना डिफरेंस होता है कि हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, हम लोग आउटपुट क्या ले रहे हैं। अगर सिंक्रोनस जनरेटर में इनपुट हम लोग दे रहे हैं मैकेनिकल, तो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल। उसी मशीन में अगर हम लोग इनपुट देने लगे इलेक्ट्रिकल, तो आउटपुट हम लोग को मिलेगा मैकेनिकल। हाँ, थोड़ा सा कुछ पार्ट्स मतलब डिफरेंस होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे घर में मोटर पड़ा हुआ है उसमें अब हम उसको घुमा देंगे तो हाँ जनरेट होगा, बट उस तरह से जनरेट नहीं होगा कि तुम एक बल्ब जला लो और घर पे मतलब वो कर लो, वो नहीं हो सकता है। कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है। मोटर नाम क्यों है सर सिंक्रोनस? देखो वही है। अब दो चीज यहाँ पे वर्ड तुम लोग को, यहाँ पे सिंक्रोनस एक वर्ड दिखाई दे रहा है और एक इंडक्शन दिखाई दे रहा है। इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो म्यूचुअल इंडक्शन के चलते आता है। सिंक्रोनस नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। अब सिंक्रोनाइज होता किससे है? तो सिंक्रोनाइज होता है आरएमएफ से।
RMF एक छूट गया था यहाँ पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो RMF। RMF बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मशीन में सारा खेल RMF का ही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझ लो कि एक चोर है, वो भाग रहा है, पीछे से पुलिस दौड़ा रहा है, अगर पुलिस उसके साथ दौड़ रहा है तो वो हो गया सिंक्रोनाइज हो गया। अगर पुलिस उसके पीछे पीछे है, चोर उसके आगे आगे भाग रहा है, मतलब वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो उसको नाम क्या देंगे हम लोग? एसिंक्रोनस। इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्शन मशीन जो है वो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, तो क्या आंसर होगा? ये सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होगा। क्यों ऐसा है? क्योंककि वो RMF स्पीड से कभी नहीं दौड़ता है, मतलब उसका स्पीड जो रोटेशन होता है मतलब NR स्पीड से होता है, NS से नहीं। RMF के इसकी स्पीड जो ये RMF जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या? NS। अब सबसे मेन तुम लोग को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये RMF क्या है? RMF क्या है, उसका सिंपल सा आंसर है, देखो। यस सर। ये सपोज करो एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इस साइड में और साउथ पोल इस साइड में। ये ऐसा निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा ना फ्लक्स लाइंस। यस सर। अब सपोज Yes, करो sir. ये मैग्नेट को हम हटा दिए 1 मिनट के लिए, सिर्फ हमारे पास हाँ, सिर्फ हमारे पास ये एरो है। बस ये एरो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक एंटी फील्ड। क्लॉकवाइज सर। वो डिपेंड करेगा हम लोग सप्लाई कैसा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ओके सर। रोटेट करेगा, ये जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसी स्पीड को हम लोग नाम देते हैं NS। और इसके पीछे पीछे एक जो है पुलिस भी दौड़ेगा ना, तो वो अगर इसको कैच कर ले रहा है मतलब वो सिंक्रोनाइज हो गया, तो सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। अगर वो कैच नहीं कर पा रहा है या कैच नहीं करेगा तो वो हो गया एसिंक्रोनस, मतलब इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। तो देखो ये था कहानी हमारा अभी तक का, मतलब RMF का। अब हम लोग सिंक्रोनस मोटर में बात करें। मोटर में फिर से हमारे लिए आउटपुट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आउटपुट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आउटपुट में क्या है। मोटर का आउटपुट लोड है ना, मतलब जो हम लोग का, जैसे सपोज करो कि हम लोग कन्वेयर बेल्ट को दौड़ा रहे हैं, फिर हम लोग उसका लोड घटा दिए, तो लोड में यस सर। वेरिएशन होता है। तो जैसे लोड में वेरिएशन होगा, इसका जो रोटर है उसके स्पीड में भी वेरिएशन होगा। तो NS स्पीड से दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिंक्रोनस है, NS से दौड़ना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। बट लोड के वेरिएशन के चलते स्पीड में कुछ वेरिएशन आएगा, जिसके चलते ये NS से नहीं दौड़ेगा और ट्राई करेगा कि NS में अचीव कर पाए, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? तो हंटिंग फेनोमेना। क्वेश्चन तुम लोग से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हंटिंग क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे हंटिंग सिंक्रोनस मोटर में होता है। क्या होता है? तो उसमें जब हम लोग लोड को वेरी करते हैं और सडन जब लोड वेरी होता है तो रोटर का स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है। रोटर के स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है तो उसको तो सिंक्रोनस में आना है ना, तब तो वो सिंक्रोनाइज होकर के चलेगा। अगर वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा तब तो फिर वो फेल हो गया ना, वो तो मतलब मोटर रहा ही नहीं अब। या तो वो आदमी का सिर फोड़ देगा या फिर वो मोटर रुक जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो हम लोग को उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए फिर से वो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हंटिंग फेनोमेना। कुछ टाइम लेता है, बस उसी टाइम पीरियड में जो मशीन का स्पीड होता है वही होता है हंटिंग, या फिर हम लोग फेज स्विंगिंग जिसको बोलते हैं। फिर इसमें हम लोग सर देखते हैं कैन यू वीकर। रिपीट सर? देखो मोटर चल रहा है, ठीक है। अभी एक एप्लीकेशन मोटर का क्या है, मोटर ऐसा थोड़ी है बैठा करके हम लोग उसको देख रहे हैं और चला रहे हैं। उसका कुछ एप्लीकेशन होगा, या तो वो कोई कन्वेयर बेल्ट को करेगा, या फिर वो क्रेन में चल रहा होगा, या फिर कहीं पे भी तुम लोग देखे होगे मोटर का एप्लीकेशन बहुत सारा होता है, वो कहीं पे काम कर रहा हो। यस सर। अचानक लोड में वेरी हुआ। लोड मतलब क्या, पहले हम लोग ज्यादा मतलब कन्वेयर बेल्ट में पूरा एकदम कोयला भर भर के जा रहा था, अभी अचानक है कि कोयला खत्म हो गया, खाली जा रहा है, तो लोड में वेरिएशन हुआ। यस सर। यस सर। लोड में वेरिएशन के चक्कर में क्या होगा, तो उसका जो स्पीड है, जैसे वो NR मतलब रोटर स्पीड, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड सेम होता है सिंक्रोनस में, तभी तो इसका नाम सिंक्रोनस पड़ा ना। तो जी वो सर। स्पीड क्या है, RMF तो फिक्स है NS,
रोटर को भी एनएस में ही रहना चाहिए, बट लोड वेरिएशन के चलते एनएस से फ्लक्चुएट किया, मतलब एनएस से या तो थोड़ा कम हो गया या तो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो डिपेंड करेगा कि क्या हुआ। तो फिर से उसको एनएस में आना है ना। यस ऐसा तो सर। नहीं है कि ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा होते होते इनफाइनाइट चल गया और दौड़ते दौड़ते मशीन पूरा टूट फूट गया, वैसा तो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं एनएस सर, से आपको ज्यादा हुआ तो रीसेट। वापस एनएस आना चाहिए, अगर एनएस से कम है तो वापस एनएस जाना चाहिए। तो उसी जो फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग हंटिंग। जो चेंज होता है ना, जी सडन सर। चेंज इन लोड जो जहाँ पे भी आता है वहां पे हंटिंग फेनोमेना आता है। तो ये कहानी है हम लोग का सिंक्रोनस मोटर का। इसी में हम लोग एक वी कर्व देखते हैं और एक इन्वर्टेड वी कर्व देखते हैं। ये हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का भी देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर का भी देखते हैं, इन्वर्टेड वी कर्व। अब ये क्या है वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व? तो पावर फैक्टर और एक्साइटेशन का बीच में ग्राफ बनता है कि मतलब लीडिंग होगा तो क्या होगा, लैगिंग होगा तो तो क्या होगा, ओवर एक्साइटेड क्या होता है, अब अंडर। ये सब नेम बता के सिर्फ छोड़ देना। हाँ नहीं, अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, मतलब ऐसे स्टोरी टाइप का। हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा होगा कल हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और ट्राई करेंगे आरएमएफ को थोड़ा सा स्टार्टिंग का हिंट तुम लोग को दे दें, यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, ओके सर। तो सर ये हो गया। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यही मतलब हमारा रहेगा कल से हम लोग देखो, कल हम लोग ट्राई करेंगे 8 से 9:30। आज हम लोग रखे थे 8:45 to 10। ठीक है, तो और हमको लगता है 10 मिनट बचा हुआ है, तो 10 मिनट में सारा चीज हो जाएगा कवर, जो भी ओवरव्यू है हमारा। देखो एक तुम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ओवरलोड तो नहीं हो जा रहा है ना तुम लोग का? नो नो सर। सर। नो मैं नो सर सर। नहीं हो रहा। नहीं ऐसा पर मतलब ऐसा जैसे तो न्यू नो सर। टॉपिक आ रहा है ना तो अभी थोड़ा बहुत भूल जा रहे हैं। हाँ नहीं मतलब होता है कि भाई बहुत सारा वर्ड हम लोग सुन रहे हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन होगा, बट ये तुम लोग एज ए यस। स्टोरी ले सकते हो। ऐसा तुम लोग को नहीं समझना है कि इसमें मतलब सारा चीज हम समझना जरूरी नहीं है आज के क्लास में। आज के क्लास में बस सुनना है कि अच्छा ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाला, अच्छा ये भी पढ़ने वाला, हंटिंग भी पढ़ने वाले हैं क्या, ये सब बस तुम लोग सुन लो, सो दैट कि तुम लोग को एज ए एक डेमो। आइडिया लग जाए। एक आइडिया लग जाए कि ये हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें वी यस कर्व, सर। इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ेंगे। मोटर में क्या दिक्कत आ सकता है, तो हंटिंग आ सकता है। अब हंटिंग आया, दिक्कत हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन पे तो काम करेंगे ना। या दिक्कत आया उसको बोलेंगे हाँ दिक्कत तो आ गया, अब कैसे होगा, इससे थोड़ी बात करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ डैम्पर बार लगाते हैं, जिससे हंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 4th चैप्टर पे चले चले जाते हैं, जो कि है हमारा सिंगल फेज मोटर। अब जहां पे भी तुम लोग वर्ड सुनोगे सिंगल फेज का, तुरंत ध्यान में आना चाहिए तुम लोग के घर, सबसे पहला तो। और घर पे भी ऊपर में पंखा देखो, फैन। वही है फैन। सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यस ठीक है, सर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होता है, कितना टाइप का होता है सिंगल फेज, रेजिस्टेंस स्टार्ट क्या होता है, फिर हम लोग का कैपेसिटर स्टार्ट क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन क्या होता है, शेडेड पोल क्या होता है। ये सब अलग अलग मोटर है और इस सब का अलग अलग एप्लीकेशन है, ये हम लोग देखते हैं सिंगल फेज। ये सब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जो बड़ा टॉपिक है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही है। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से समझ लिए। चैप्टर 3 बहुत इजी लगेगा, चैप्टर 4 तो सिंगल फेज कुछ है ही नहीं, है बहुत मतलब थियोरेटिकल पार्ट है, इसको सिर्फ हम लोग कवर कर लेंगे। 5th नंबर पे चैप्टर पे हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन, अब ये स्पेशल मशीन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जो जो यूज नहीं होता है, जैसे इंडक्शन जनरेटर बहुत कम यूज होता है, रेयरली हम कहीं पे यूज होता है तो होता है, अदरवाइज बस हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्शन जनरेटर। अब इंडक्शन मोटर में क्या होता है, मोटर इंडक्शन एनआर जो होता है वो लेस देन होता है एनएस से, बट यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर जो है, यहाँ पे एनआर जो होता है वो ग्रेटर देन एनएस होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी इक्वेशन जस्ट लिखेंगे, अपोजिट सर। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में हम लोग देखेंगे अच्छा ये चेंजेस होता चला जा रहा है। बस बेसिक जो पॉइंट है, अगर तुम लोग से कोई इंटरव्यू में पूछ दे, हम थोड़ा सा आज तुम लोग को इंटरव्यू ओरिएंटेड बात कर रहे हैं कि तुम लोग को पता चले कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे हम लोग को उसका आंसर देना है। पूछा जाएगा इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो तुम लोग बोलोगे ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में दौड़ता है इंडक्शन मोटर, रोटेट होता है,
इंडक्शन जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर। ऐसा करने से क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा, इक्वेशन में क्या आएगा, स्लिप में क्या आएगा, सारा चीज हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा एक मोटर है लीनियर इंडक्शन मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग ऐसे जगह से ट्रेनिंग किए हो जहां पे क्रेन्स लगा हुआ था या एक्सीलेटर लगा हुआ था? यस सर, किया सर। तो वहां पे पूछे थे तुम लोग कौन सा मोटर लगा हुआ है, या बस ऐसे ही देखे बोले अरे बहुत सही है, मतलब फोटो वोटो लिए हो गया? सर आपका आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है सर, कैन यू रिपीट? हम बोल रहे हैं कि जो तुम लोग ट्रेनिंग किए होगे अभी, जस्ट अभी तुम लोग किए होगे ट्रेनिंग, तो उसमें कितने लोग ऐसे हो जहां क्रेन्स का यूज होता है? क्रेन तो हर इंडस्ट्री में होता है ना यूज। यस सर, यूज थर्मल होते पावर हुए प्लांट, देखे। थर्मल पावर प्लांट वगैरह में हो सकता है क्रेन्स का यूज उतना ज्यादा ना हो, बट कोई भी नॉर्मल मैकेनिकल हैंडलिंग। हाँ लिफ्टिंग उफ्टिंग में काम आएगा। हाँ, इस क्रेन का यूज है। हाँ, तो तुम लोग कहाँ पे मतलब पूछे थे वहां पे कि कौन सा मोटर लगा होता है? पूछ रहे थे सर, देखे सिर्फ। वहां पे लगा हुआ होता है लीनियर इंडक्शन मोटर। अब ये लीनियर क्या है, तो ये इंडक्शन मोटर को काट दिया जाता है। मतलब ये ऐसे है ना इंडक्शन मोटर, तो एग्जांपल के लिए इसको हम लोग यहाँ से कट किए और एक साइड इधर स्ट्रेच किए, एक साइड इधर स्ट्रेच किए, तो ये हो गया इस टाइप से। ये इधर एक बार इधर जाता है क्रेन, फिर एक बार इधर आता है, बस यही है लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर वर्ड क्यों दिए? क्योंकि उसका मतलब इसका मोशन ये है कि ये लीनियर आगे बढ़ रहा है। रोटेटरी मतलब ये रोटेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। नॉर्मल इंडक्शन मोटर रोटेशन देता है, लीनियर इंडक्शन मोटर लीनियर मूवमेंट देता है, बस यही डिफरेंस है। में भी काम में आता है ना सर ये? कहाँ पे? ट्रैक्शन में भी, अच्छा। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्शन में भी इसका, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ट्रैक्शन में भी इसका यूज होता है। थर्ड नंबर पे जो मोटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, घर में सबके घर में मिक्सी होगा, वो जो है वो हमारा यूनिवर्सल मोटर है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो इतना सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा मशीन 2 में। तुम लोग बहुत अच्छे से मतलब इसको एंजॉय करोगे। नोट्स वगैरह भी मेरे पास देखो, नोट्स किसी को कहीं से मतलब वो नहीं करने का जरूरत है, नोट्स बहुत अच्छा तुम लोग को मिलेगा, क्योंकि हम जो एक लेक्चर नोट्स करके है उसका हम प्रीमियम वाला मतलब कर लिए हैं, और उससे हम डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड करके तुम लोग को, हाँ डायरेक्टली वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो 200-300 पेजेस का है, तो फिल्टर आउट करके जो तुम लोग के काम का है, जैसे 10 पेज पहले भेज दिए, फिर 10 पेज बाद में भेज दिए, और ये सारा चीज होगा 16 तारीख के बाद। ठीक है, किसी को कोई डाउट या फिर कुछ ऐसा चीज कि सर ये भी करा दीजिएगा, सर ऐसे होगा क्या होगा, कुछ भी ऐसा हो तो सवाल 5 मिनट में हम लोग वो सब डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स होगा ना सर? न्यूमेरिकल्स तो इतना होगा कि तुम लोग को सारा न्यूमेरिकल्स बस ऐसे ही लगेगा। देखो निराली बुक मेरे पास है, ट्राई करेंगे निराली बुक का न्यूमेरिकल्स कर लेने का। क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, पढ़ते हुए ही, जैसे मान लो अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 में ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक में क्या क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन 5th बैंक सेम का क्वेश्चन बैंक है। हाँ 5th सेम का क्वेश्चन बैंक है। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना। एक्चुअली मेरे पास हार्ड कॉपी है, उसका पीडीएफ हमको बनाना होगा, तो हम तुम लोग से चैप्टर वाइज शेयर कर पाएंगे। पीडीएफ सर मेरे पास। यस सर। अगर किसी के पास पीडीएफ है तो तुम लोग हमको सेंड कर सकते हो, या तुम लोग डायरेक्टली ग्रुप में सेंड कर सकते हो, हम उसको सर्कुलेट कर देंगे इधर उधर। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी मेरे पास एक एनिमेशन वीडियो है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली में वो मेरे फोन में है, तो हम उसको तुम लोग को फोन से ही दिखा पाएंगे। अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, किसी को और कुछ बोलना है पूछना है तो पूछ सकते हो।